बन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये नाराजगी है उस कवि की जो सिविल सेवकों के व्यवहार से बहुत परेशान है। ये स्पेसिफिकली सिविल सेवक के बारे में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के लगता है कि वो उस समय के सिविल सेवकों को भी कह रहे हैं। और एक दूसरा कवि तो इतना नाराज है, अदम गोंडवी साहब तो इतने नाराज हैं उस समय के शासकों से। वो तो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, ब्यूरोक्रेट से, कलेक्टर से, सबसे नाराज रहते थे और कह रहे कि तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठे तुम समाज देखना चाह रहे हो, एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख तो लो भाई। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, चलो मेरे साथ, चलो तो सही। तुम लाट साहब बने बने महल में बैठे बैठे शासन चलाओगे, आम आदमी का घर भी नहीं देखोगे, मोहल्ला भी नहीं देखोगे, और कहोगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई कुछ काम तो करो, आम आदमी से मिल तो लो, देख तो लो। और उस समय के कलेक्टर क्या करते थे, आईएएस अधिकारी बहुत सारे, फाइलों में अच्छी अच्छी बातें, यहाँ गए बांध बन गया है जो बना ही नहीं, खेतों में हरियाली है जो है ही नहीं, सब फाइलों में चल रहा है। और इसी पर व्यंग्य करते हुए अदम ने फिर लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये सच नहीं है। और अगर तुम फाइलों वाले सिविल सर्वेंट हो ना, तुम्हारी फाइलों में कुछ भी लिखा हो, उन फाइलों से देश नहीं सुधरता है, समाज नहीं सुधरता है। इसलिए हमें वो सिविल सेवक चाहिए जो आम आदमी के पास जा सकते हो, जिनमें कंपैशन हो, करुणा हो, संवेदना हो, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कमिटमेंट का भाव हो, डेडिकेशन का भाव हो। अगर आप वैसे सिविल सर्वेंट हो सकते हैं तो सिविल सर्वेंट होने का मज़ा है, वरना तो सत्ता के भूखे लोग हजारों लाखों दुनिया में हैं ही, एक आप या एक मैं भी हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। 1990 तक हमारी कोशिश यही रही, हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने, जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय भी ये बात बार बार आई कि भाई सिविल सेवकों को ना लोक सेवक बनना है, पब्लिक सर्वेंट बनना है, लाट साहब नहीं बनना है, आम आदमी के पक्ष में आना है। हमारी पूरी कोशिश क्या थी कि समाजवादी रास्ते पर चलते हुए आम आदमी तक वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पहुंचाएं। जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो आम आदमी को ठीक से मिले, राशन ठीक से मिले। हमने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई तो रिजर्वेशन ठीक से उस व्यक्ति को मिले जिसको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन के नाम पर लूट मच जाए और कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाएं और जिसको सच में देना था वो वहां तक पहुंच ही ना पाए, जो कि हमारे देश में कई पैमाने पर दिखता भी है कि जिस व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन दरअसल हमने दिया उस तक पहुंचा कि नहीं, इस पर बात नहीं होती है। और हुआ क्या है, कुछ वंचित समूहों के अंदर अगड़े समूह बन गए हैं, सारा फायदा वो उठा लेते हैं, और जो सचमुच वंचित व्यक्ति है उसे आरक्षण मिला नहीं। समाज ने एक कोशिश की भी और उसका फायदा हुआ भी नहीं। और 1990 के बाद दुनिया चेंज हो गई। आप सब लोग मेरे ख्याल से 21वीं सदी के लोग हैं, 2000 के बाद पैदा हुए होंगे। 1990 में आकर एक बड़ा परिवर्तन आया जहां से सिविल सर्विसेज की भूमिका में भी बदलाव दिखना शुरू हुआ। अभी तक हमारी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि कलेक्टर कैसा होना चाहिए। मैं कलेक्टर कह रहा हूं लेकिन इसका मतलब आईएएस भी होता है, आईपीएस भी हो, तो सब होते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो गरीबों से, वंचितों से मेलजोल कर सके, कंपैशनेट हो, उनकी समस्याएं समझे, नीतियां उनके पक्ष में बनाए, जो नीतियां हैं उनको उनका हितार्थी या लाभार्थी बनाए, बेनिफिशियरी बनाए, न्याय करे, ईमानदार व्यक्ति हो, प्रतिबद्ध व्यक्ति हो। ये अपेक्षा हमारी उस समय तक थी, क्योंकि उस समय तक प्रशासन बहुत कठिन काम नहीं था, उस समय तक प्रशासन बहुत टेक्निकल काम नहीं था। 1990 के बाद दुनिया अचानक चेंज हुई बड़े पैमाने पर। और ये चेंज क्यों हुआ? 20वीं सेंचुरी के बीच में 1950 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक बना, उस समय यूनाइटेड नेशंस बना, आईएमएफ बना, ये सब संस्थाएं बनी। धीरे धीरे एक विचार बदलना शुरू हुआ, एक विचारधारा पैदा हुई जिसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं, नव उदारवाद कहते हैं। आपने शायद इसका नाम सुना होगा कई बार, आजकल खूब जिक्र आता है इस विचारधारा का। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में टेक्निकली इसका नाम लिबर्टेरियनिज्म है, स्वेच्छातंत्रवाद है, जिसको सामान्य भाषा में नियो लिबरलिज्म या नव उदारवाद कह देते हैं।
आपने मिल्टन फ्राइडमैन का नाम शायद सुना हो या रॉबर्ट नॉजिक का नाम सुना हो, ये सब इस विचारधारा के प्रमुख लोग हुए। इन्होंने कहा कि अब तक हम राज्य और व्यक्ति का संबंध जिस रूप में देख रहे थे, अब उसको देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। पहले हम क्या मानते थे? कुछ लोग मानते थे कि भगवान ने राज्य बनाया है, व्यक्ति के लिए बनाया है। जैसे भारत में कौटिल्य ने ऐसा माना, पश्चिम में हीगल ने माना, पश्चिम में कई लोगों ने माना, अरस्तु ने माना, प्लेटो ने माना, कई लोगों ने माना। फिर कुछ लोग बोलने लगे नहीं, राज्य समझौते से बना है। आपने लॉक, हॉब्स, रूसो का नाम सुना होगा। इन लोगों ने एक कहानी गढ़ी कि सब लोग मिलकर बैठे, समझौता किया तो राज्य बना। लेकिन नवोदारवाद ने इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसने कहा कि व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि राज्य का, पुलिस का, स्टेट का, सरकार का जो मन करेगा कर लेंगे व्यक्ति के साथ। ये कोई ठीक बात नहीं है। व्यक्ति के अपने अधिकार है। और ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि उस समय फ्री मार्केट इकोनॉमी आ चुकी थी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आ चुकी थी। और मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। भाई आपका मन हुआ कि मैं एक काम शुरू करना चाह रहा हूँ, आप शुरू कर दीजिए, प्रचार कीजिए, सर्विसेज दीजिए, लोग पसंद करेंगे तो खरीद लेंगे। एक दिन आपको लगा मैं काम ठीक नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, आप बाहर निकल जाइए। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। और कस्टमर के पास क्या मतलब है कि मैं आपसे लूँ या आपसे लूँ या आपसे लूँ या किसी से ना लूँ, मेरी मर्जी है। भाई मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, कौन सी दवाई लूं, मैं किस क्लिनिक के पास जाऊं, मैं कौन सा स्पोर्ट खेलूं, कौन सी संस्था के पास जाऊं, मेरी चॉइस है। और संस्थाओं के पास भी चॉइस है, कौन सी सर्विस दें, कौन सी ना दें। एक नया मॉडल आया और कहा गया कि इस मॉडल को हम गवर्नेंस पे या स्टेट पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ने इसका जिक्र किया कि जो जो सेवाएं सरकार मुहैया कराती है, क्या जरूरी है कि सरकार ही मुहैया करवाए? क्या ये नहीं हो सकता कि उनमें से बहुत सारी सेवाएं जो स्ट्रेटेजिक महत्व की नहीं हैं वो निजी कंपनियां मुहैया करवाएं, या स्टेट और निजी कंपनियां मिलकर मुहैया कराएं, या दोनों कंपटीशन करते हुए मुहैया करवाएं? क्योंकि जैसे ही आप चॉइस देते हैं वैसे ही क्वालिटी बेहतर होने लगती है, कमिटमेंट बेहतर होने लगती है। ये ठीक वैसे कि आज से 25 साल पहले जब आप लोग नहीं थे, अगर आपको अपने घर में फ़ोन लगवाना होता था आपके पेरेंट्स को, तो फ़ोन लगवाने के लिए कम से कम 100 चक्कर काटने पड़ते थे। उसके बाद एक थका हुआ सा फ़ोन घर पे आता था जो बार बार ख़राब होता था। उसको ठीक करवाना नया फ़ोन लगवाने जितना मुश्किल होता था, क्योंकि चॉइस नहीं थी। एक ही सर्विस प्रोवाइडर था, उस पर कंट्रोल किसी का था नहीं। फिर एक दिन सरकार ने कहा कि भाई हम प्राइवेट कंपनियों को भी लेके आ रहे हैं। और प्राइवेट कंपनी ने फ़ोन के सेटअप, चाहे वो लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, वो सब लाने शुरू कर दिए। और आज हालत क्या है? आप में से 99% के पास प्राइवेट कंपनियों के फ़ोन हैं और आप उनकी सुविधाओं से आमतौर पर खुश हैं। नहीं खुश हैं तो आपको बदलने की सुविधा है। आप अपना नंबर बनाए रखते हुए प्रोवाइडर को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप उनको मैसेज करते हैं कि मैं नंबर प्रोवाइडर चेंज करना चाह रहा हूँ, नंबर सेम रखते हुए, वो 50 बार आपको फ़ोन करके माफ़ी मांगते हैं आपसे। आप एक बार हल्का सा भाव दिखाइए उनको, सिर्फ वो घुटनों के बल पे आ जाएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए, और आपको इतना रिझाएंगे कि किसी तरह से हमारे पास बना रहे। क्योंकि इस मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग, नॉट द प्रोड्यूसर, नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर। एक ज़माने में हवाई जहाज़ का मतलब केवल एक था, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। फ्लाइट बुक करनी है, फ्लाइट्स कम हैं, आप फ्लाइट में जाएंगे तो बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से कहेंगे पानी पिला दो और वो घूरते हुए आंखों से देख के बोले क्यों पानी पिएगा भाई, घर से नहीं पी के आ सकते थे। क्योंकि चॉइस नहीं है, आपको जाना है, गालियाँ खानी है और यात्रा करनी है। अब चॉइस है, 10 तरह की एयरलाइंस हैं, रेट का कंपटीशन चल रहा है, आपने अपनी सुविधा से रेट चुना और फिर वहाँ जाने के बाद आपने कहा थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाली सीट चाहिए, 500 रुपये दिया, आगे जाके बैठ गए, सब सुविधाएं हैं। और जहाँ किसी ने गलत किया, एक ट्वीट किया कि मैं इस एयरप्लेन से आया, इसमें मैं सब गलत बर्ताव किया गया, उसके मालिक घुटनों के बल पे आके आपसे माफ़ी मांगे ट्विटर पे ही। कितनी धौंस है हम लोगों की आजकल। ये किसी ज़माने में नहीं थी। आज से 25-30 साल पहले
जब राज्य का एकाधिकार था सेवाओं पर, ऐसी धौंस किसी की नहीं थी, बड़ी हालत खराब होती थी। और जब प्राइवेट सेक्टर में